प्रिय विद्यार्थियों, मैं विष्णु शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, नेहरू ग्राम भारती मानद विश्वविद्यालय प्रयागराज। आज की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में मैं जिस विषय पर चर्चा करूंगा वह है लोक साहित्य का वर्गीकरण। सर्वप्रथम मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि लोक साहित्य क्या है और लोक साहित्य की विशेषताएं क्या हैं। लोक साहित्य में जो लोक शब्द है उसका अर्थ होता है जन, और साहित्य क्या है? साहित्य समाज का दर्पण है। तो यदि लोक साहित्य को जन जीवन का दर्पण कहा जाए तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं होगी, क्योंकि लोक साहित्य में जो हमारा जन जीवन है वह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और सर्वसाधारण लोग जो कुछ सोचते हैं और जिस विषय की अनुभूति करते हैं उसी का प्रकाशन उनके साहित्य में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोक के द्वारा, लोक के लिए और लोक का साहित्य ही लोक साहित्य है। लोक साहित्य मौखिक परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहता है। जैसे हमारे पिताजी ने हमें बताया, हम अपने बच्चों को बताएंगे, हमारे बच्चे अपने बच्चों को बताएंगे। इस तरह से ये जो लोक साहित्य है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहता है, वह भी मौखिक परंपरा में। क्योंकि पहले ये लिपिबद्ध नहीं होता था, किंतु अब इसे लिपिबद्ध भी किए जाने का कार्य हो रहा है। लोक साहित्य की एक दूसरी विशेषता यह है कि जो इसका रचनाकार होता है वह अज्ञात होता है, यानी इसका रचनाकार कौन है यह हमें पता नहीं होता है कि इस साहित्य को लिखने वाला लेखक कौन है। जैसे पुत्र जन्म के समय जो गीत गाया जाता है जिसे हम सोहर के नाम से जानते हैं, तो क्या कभी हमने सोचा कि सोहर को गाने वाला कौन है? या विभिन्न विवाहों के समय गीत गाए जाते हैं। विवाहों के समय विभिन्न प्रकार के जो गीत गाए जाते हैं, जिसमें खिचड़ी पर जब दूल्हा बैठता है तो जो गीत गाया जाता है गाली, क्या कभी हमने सोचा इस गाली का रचनाकार कौन है या इस गाली का लेखक कौन है? तो हमें यह पता नहीं होता कि इसका लेखक या रचनाकार कौन है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो लोक साहित्य होता है इसका जो रचनाकार होता है वह अज्ञात होता है। और लोक साहित्य की एक विशेषता यह होती है कि इसमें छंद, अलंकार इत्यादि का कोई नियम नहीं होता है, और यह इसकी जो बोली होती है लोक साहित्य की वह जनपदीय बोली होती है। यह जनपदीय बोली के माध्यम से व्यक्त होता है और इसकी कोई साहित्यिक भाषा नहीं होती। जो साधारण जन की भाषा होती है वही इसकी भाषा होती है। तो इस प्रकार से मैंने साहित्य और उसकी विशेषताओं पर संक्षिप्त चर्चा की। अब हम बात करेंगे लोक साहित्य के वर्गीकरण की। तो लोक साहित्य को प्रमुख रूप से कुल 5 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार से है। पहला है लोकगीत, दूसरा है लोक गाथा, तीसरा है लोक कथा, चौथा है लोक नाट्य और पांचवा है लोक सुभाषित। तो लोक साहित्य का जो पहला भाग है जिसे हम लोकगीत के नाम से जानते हैं, उसकी चर्चा सर्वप्रथम हम करेंगे। तो लोकगीत वह गीत होते हैं जो विभिन्न उत्सवों और ऋतुओं के अवसर पर गाए जाते हैं, और ये लोक साहित्य का सर्वाधिक प्रमुख अंग होता है। लोक साहित्य में लोकगीत का सर्वाधिक प्रमुख स्थान होता है, क्योंकि यह जो है बड़े ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो अभी हमने लोक साहित्य के 5 प्रकारों की चर्चा की, लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नाट्य और लोक सुभाषित, इसमें 50% से भी अधिक संख्या जो है लोकगीतों की है। तो अपनी प्रचुरता और व्यापकता के कारण इसका लोक साहित्य में प्रमुख स्थान होना स्वाभाविक है। और ये जो लोकगीत होते हैं इनका भी विभाजन निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है, जो इस प्रकार से है। पहला है संस्कारों की दृष्टि से, दूसरा है रसानुभूति की प्रणाली से, तीसरा है ऋतुओं और व्रतों के क्रम से, और चौथा है
देवता संबंधी गीतों की दृष्टि से तथा पांचवा है विभिन्न जातियों के प्रकार से और छठवां है श्रम के गीतों की दृष्टि से। तो पहला जो है वह है संस्कार संबंधी गीत। लोकगीत का जो पहला प्रकार है वह है संस्कार संबंधित गीत। ये गीत विभिन्न संस्कारों के समय पर जो गीत गाए जाते हैं लोकगीत, उनको हम इस श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि जो जन्म के पूर्व से लेकर के मृत्यु के बाद तक का जो समय होता है लोगों का जीवन का, वह विभिन्न संस्कारों से संबद्ध होता है। जैसे हमारे जीवन में सबसे पहला संस्कार जो होता है वह गर्भाधान का है, फिर पुंसवन है, फिर उसके बाद पुत्र जन्म है, फिर मुंडन है, फिर यज्ञोपवीत है जिसे हम जनेऊ के नाम से जानते हैं, फिर विवाह है, फिर गौना है, उसके बाद मृत्यु होती है। इस प्रकार से इसके जो प्रथम दो संस्कार हैं जो अभी मैंने बात की, गर्भाधान और पुंसवन, यह संस्कार जो है प्रथा में अब नहीं है। और एक संस्कार जो गौना, जो विवाह के बाद होता है, पहले विवाह के 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल बाद जो गौना होता था, उसकी सामाजिक प्रथा भी अब लगभग समाप्ति के कगार पे है। तो कुल 5 संस्कार ऐसे हैं जो समाज में अब भी प्रचलित हैं। वो हैं पुत्र जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, गौना और मृत्यु। तो इन 5 संस्कारों के समय में जो स्त्रियां हैं वो अपने कोमल कंठ से गीत गा गा करके जन मन का अनुरंजन किया करती हैं। मृत्यु के अवसर पर भी गीत गाए जाते हैं और ये जो गीत होते हैं बड़े ही कारुणिक तथा हृदय विदारक होते हैं। यह जब कोई प्रिय व्यक्ति किसी का मर जाता है, जैसे पति या पुत्र के मरने पर उसकी स्त्री या माता मृतात्मा जो मरने वाला व्यक्ति होता है, उसके मरने पर जो उसके गुण होते हैं, उसके गुणों का व्याख्यान करती हुई जो माता या स्त्री जो विलाप करती है, जो रुदन करती है, ऐसे गीतों को मृत्यु गीत की श्रेणी में रखा जाता है। किंतु ऐसे गीतों की संख्या अब अधिक नहीं है। लोकगीतों का जो दूसरा प्रकार है वह है रसानुभूति की प्रणाली से, यानी रस की अनुभूति कराने के लिए जो गीत लिखे जाते हैं उनको इस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। यद्यपि इसमें सभी रस होते हैं, किंतु इस श्रेणी में 5 रस प्रमुख होते हैं जिनकी अनुभूति कराने के लिए ये गीत गाए जाते हैं। वो हैं श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास्य रस और शांत रस। और जो तीसरा लोकगीत का प्रकार है वह ऋतु एवं व्रतों से संबंधित है। यह विभिन्न ऋतुओं और व्रतों के अवसर पर गाया जाता है। जैसे आषाढ़ के दिनों में या वर्षा के दिनों में आल्हा गाया जाता है, चैत में चैता गाया जाता है, होली में फगुआ गाया जाता है, सावन में कजली गाई जाती है। तो ये जो विभिन्न ऋतुओं के संबंध में जो गीत गाए जाते हैं, ऋतु संबंधी गीत, उसको इस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। व्रतों के समय में भी गीत गाए जाते हैं। जब महिलाएं या पुरुष व्रत रहते हैं उस समय में भी गीत गाए जाते हैं। तो व्रत के समय में जो गाए जाने वाले गीत हैं उनको भी श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। व्रत के समय में जैसे नाग पंचमी के अवसर पर नाग देवता संबंधित गीत गाए जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो कृष्ण भगवान से संबंधित गीत गाए जाते हैं। ऐसे गीत व्रत से संबंधित गीत हैं और इनको जो है हम ऋतुओं और व्रतों से संबंधित गीतों के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार से यह लोकगीत का तीसरा प्रकार था। लोकगीत का जो चौथा प्रकार है वह देवता संबंधित गीतों से है। इसमें जो देवी देवताओं से संबंधित गीत होते हैं इस श्रेणी में उन गीतों को रखा जाता है। इसमें जो है जैसे विभिन्न धर्म संप्रदाय के जो देवता होते हैं उनकी आराधना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है, उनकी स्तुति की जाती है। उनकी स्तुति में जो गीत गाए जाते हैं उनको देवी देवता से संबंधित गीत कहा जाता है और वह गीत इस श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे राम, कृष्ण, हनुमान, गंगा माता, मैहर वाली माता, दुर्गा माता, विंध्याचल की माता, इन देवी देवताओं से संबंधित जो गीत होते हैं उनको हम इस श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं, जो देवी देवता से संबंधित गीत होते हैं। तो ये चौथा प्रकार था लोकगीत का। और जो पांचवा प्रकार है लोकगीत का वह है विभिन्न जातियों के प्रकार से। कुछ ऐसे जातीय गीत भी होते हैं, कुछ विशिष्ट जातियां होती हैं जो ऐसे गीतों को गाती हैं। जैसे बिरहा जो गीत होता है,
यह एक विशेष जाति अहीरों का गीत माना जाता है। अहीर जाति के लोग इस गीत को गाते हैं और इसको अहीरों का राष्ट्रीय या जातीय गीत भी कहा जाता है। और अहीर लोग जिस भाव भंगिमा से इस गीत को गाते हैं, जो बिरहा गीत होता है, जिस भाव भंगिमा से इस गीत को गाते हैं, शायद ही कोई इस भाव भंगिमा से इस गीत को गा पाए। इनके सिवा इस भाव भंगिमा से और कोई जो है इस गीत को गा ही नहीं सकता। और यह भी कहा जाता है कि जो अहीर बिरहा गाने में जितना अधिक प्रवीण होता है, वह अहीर उतना ही अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अतिरिक्त एक जातीय गीत होता है पचरा, जिसका नाम आपने सुना होगा। यह दुसाध नामक जाति का गीत माना जाता है। इसके संबंध में यह कहा जाता है कि जैसे जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो इसमें किसी बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया जाता है और वह बुजुर्ग व्यक्ति उस बीमार व्यक्ति के पास जाकर बैठ जाता है और उसके पास जो है बैठ करके पचरा गाता है। और यह प्रक्रिया जो है कई दिनों तक चलती है। ऐसा मान्यता है, ऐसी जाति के लोगों का विश्वास है कि ऐसा करने से जो रोगी का रोग होता है वह दूर हो जाता है। इस प्रकार से लोकगीत का यह 5वां प्रकार था। और जो लोकगीत का 6वां प्रकार है वह है श्रम गीत की दृष्टि से। यह गीत किसी विशेष प्रकार के कार्य करते समय या श्रम करते समय गाया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं खेतों में जब धान लगाया जाता है, इसे हम रोपाई कहते हैं, तो रोपाई के वक्त जो गीत गाए जाते हैं उसे हम रोपनी कहते हैं। इसी प्रकार निराते समय जो धान होता है उसकी जब निराई होती है, यानी जब उसको काटा जाता है, तो जो गीत गाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं निर्वाही। और एक गीत होता है श्रम गीत जतसार। पहले, अब तो बहुत कम होता है, गांव में भी इसका प्रचलन लगभग ना के बराबर हो गया है। पहले जांत हुआ करते थे हर घरों में, जांत जिसमें गेहूं पीसा जाता था, दाल दरी जाती थी। तो इस दाल को दरते वक्त, गेहूं को पीसते वक्त जो महिलाएं हुआ करती थी वो गीत गाया करती थी। और इस गीत को गाने से, ये जो श्रम गीत गाते हैं, उससे फ़ायदा क्या होता था? पहली चीज़ तो काम में मन लगता था और दूसरी चीज़ थकान का अनुभव नहीं होता था। और एक गीत और है श्रम गीत जिसकी चर्चा मैं करूँगा, वह है जो तेली लोग होते थे, जब तेल को पेरते थे उस समय इस गीत को गाते थे, उसे हम लोग कहते हैं कोल्हो गीत। तो इस प्रकार से जो श्रम करते हुए जो गीत गाए जाते हैं या कोई कार्य करते हुए जो गीत गाए जाते हैं, उनको हम इस श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। एक चार्ट है यहाँ पर, इस चार्ट के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को जो लोकगीत के जो भाग होते हैं उनको समझाने का प्रयास करूँगा। तो लोकगीत का जो पहला प्रकार होता है, मैंने अभी आप लोगों से बात की संस्कार गीत। संस्कार गीत के अंतर्गत कौन कौन से गीत आते हैं? जो विभिन्न संस्कारों के समय जो गीत गाए जाते हैं, जैसे पुत्र जन्म के समय, मुंडन के समय, यज्ञोपवीत के समय, विवाह के समय, गौना के समय और मृत्यु के समय जो गीत गाए जाते हैं, उस लोकगीत को हम लोग संस्कार संबंधी गीतों की श्रेणी में रखते हैं। लोकगीत का जो दूसरा प्रकार है वह ऋतु संबंधी गीत है। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं, इसके अंतर्गत जो दूसरा प्रकार है, इसके अंतर्गत जो है ऋतु संबंधी जो गीत है, इसके अंतर्गत कजली, हिंडोला, होली, चैता और 12 मासा आते हैं। उसके बाद जो तीसरा प्रकार है वह व्रत संबंधी गीत है। जब महिलाएं व्रत रहती हैं तब इस गीत को गाती हैं, जैसे नाग पंचमी, बहुरा, गोधन, पिणिया और छठी माता के गीत। देवता संबंधित गीत, जो देवी देवताओं से संबंधित गीत होते हैं, जो लोकगीत का चौथा प्रकार है। इसमें राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, पार्वती और हनुमान भगवान से संबंधित ये गीत होते हैं। इन देवताओं की स्तुति जब की जाती है तब ये गीत गाए जाते हैं। जो 5वां प्रकार है जाति संबंधित गीत, ये विभिन्न जाति के वर्गों से संबंधित गीत होते हैं, जैसे अहीरों के गीत, दुसाधों के गीत, चमारों के गीत, गोंडों के गीत, कहारों के गीत, धोबियों के गीत। 6वां प्रकार सम संबंधित गीत है, जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते वक्त जो गीत गाए जाते हैं, जिसकी चर्चा मैंने की थी। इस चार्ट के माध्यम से और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा आपको। इस चार्ट का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें ये देखिए श्रम संबंधित गीत कौन कौन से हैं। रोपनी, जब धान की रोपाई होती है जो गाया जाता है। सोहनी, जब धान की निराई होती है। जतसार, जब जांत चलाया जाता है। पिटाई, जब गेहूं की पिसाई होती है या दाल की दराई होती है तब यह गीत गाया जाता है।
चरखा है, जब चरखा चलाया जाता है। कोल्हू है, इसको मतलब जब तेल पेरा जाता है तब यह गीत गाया जाता है। इसे हम श्रम गीत की श्रेणी में रखते हैं। तो इस चार्ट के माध्यम से हम इसको जो है और भी अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो इसके बाद जो है, जो लोक साहित्य का दूसरा प्रकार है वह कौन सा है? लोक गाथा। अभी हमने लोकगीत की चर्चा की, तो लोकगीत क्या है? लोकगीत लोक गाथा से किस तरह से भिन्न है? लोकगीत जिसमें गेयता होती है उसको हम लोग कहते हैं लोकगीत। लोक गाथा, इसमें भी गेयता होती है, किंतु जो लोकगीत होते हैं उनमें गेयता प्रधान होती है। और लोक गाथा में क्या होता है? इसमें गेयता प्रधान नहीं होती है, इसमें कथा वस्तु प्रधान होती है। एक तो पहला अंतर यह हुआ। और दूसरा अंतर लोकगीत और लोक गाथा में यह होता है कि जो इसका स्वरूप होता है, स्वरूप की दृष्टि से आकार जो होता है लोकगीत का वह छोटा होता है, किंतु जो लोक गाथा होती हैं उनका आकार जो होता है बड़ा होता है। और रस की दृष्टि से भी इनमें अंतर होता है। जो लोकगीत होते हैं उसमें श्रृंगार रस और करुण रस प्रधान होते हैं, वहीं लोक गाथाओं में वीर रस प्रधान होते हैं। जैसे आप लोगों ने आल्हा सुना होगा, इसमें गेयता प्रधान नहीं होती है, इसमें कथा वस्तु प्रधान होती है और इसका आकार भी बड़ा होता है। तो आल्हा को हम लोक गाथा के अंतर्गत रख सकते हैं। और इसमें क्या है कि आल्हा और उदल जो वीर हैं, इन दोनों वीरों की वीरता का वर्णन है और यह वीर रस है। तो इस तरह से यह लोक गाथा हुई। और इस प्रकार हम इसमें यह भी देखते हैं कि लोकगीत और लोक गाथा में विषयगत और स्वरूपगत दोनों प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर आगे जो लोक साहित्य का तीसरा प्रकार है वह है लोक कथा। लोक कथा क्या होती है? अभी हमने लोक गाथा की बात की, उसमें गेयता होती है, यानी वह पद्य में होता है। लोक कथा क्या है? लोक कथा वह होती है जो गद्य में होती है, लोक गाथा पद्य में होती है, और जो लोक कथा होती है वह गद्य में होती है। यह कुछ और नहीं है, जब हम सोने के लिए अपनी माताओं, दादी, नानी, चाची इत्यादि के पास जब जाते थे तो जो कहानियाँ हमें वो सुनाती थी, और उनको सुनते सुनते हम निद्रा की गोद में चले जाते थे, हम सो जाते थे, वही कहानियाँ लोक कथा के अंतर्गत आती हैं। लोक कथा के अंतर्गत कुछ वो भी कहानियाँ आती हैं जो विभिन्न व्रतों के अवसर पर जो है हमारी माताएं बहनें कहती हैं, वो कहानियाँ भी लोक कथा के अंतर्गत आती हैं। जैसे कुछ प्रदेशों में दुर्दुरिया का प्रचलन है, उस समय में औरतें बैठती हैं और सभी औरतें जो है एक एक कथा, एक एक कहानी